जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं सुपर संडे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जैसा कि आप लोग को मैसेज मिल गया होगा आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम दोनों जगह, कि सप्ताह के 7 दिन में 6 दिन जो होगा वो नया नया टॉपिक होगा और 7वां दिन जो संडे होता है उसे हम लोग सुपर संडे के रूप में जो है कि हम लोग ने देखेंगे, जो पीछे का सब चीज पढ़े रहेंगे उसी को हम लोग रिवीजन करने के तौर पर जो है कि हम लोग ने सुपर संडे का कार्यक्रम रखा है। और यह आपका 2 वीडियो नहीं मिलेगा सुपर संडे को, आपको एक ही वीडियो मिलेगा और एक ही वीडियो जो मिलेगा उसी में से आपको चारों टॉपिक आपका जो है कि जीके जीएस और जो है कि करंट अफेयर्स वगैरह जो साइंस रहेगा वो आपको सब चीज एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटा का होने वाला है, आपको इसी में मिलेगा सब चीज। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दे कि बहुत सारे छात्र या 1-2 छात्र कॉल भी करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आज जो है कि आज आप लोग का बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा कि हम जो वीडियो बनाए हुए हैं लगभग 30-35-40 वीडियो हो गया होगा ग्रुपिंग का, आप लोग उससे जाके मिला लीजिएगा। अगर 50 क्वेश्चन नहीं लड़ा होगा इससे तो फिर आप बोलिएगा। 50 क्वेश्चन का बात करते हैं, आप जाके मिला लीजिएगा एक एक करके। और आगे होने वाला जितना भी एग्जाम रहेगा उसमें बहुत ही लाभदायक रहेगा यह वीडियो। और बहुत सारे छात्र को, 1-2 छात्र को जो है कि निगेटिव करते हैं 1-2 छात्र को कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आजकल का जो एनटीपीसी और एएलपी का एग्जाम होता है उसमें ये लेवल नहीं पूछता है। तो आपको बता दे, आपको जो अभी हम साइंस चलवा रहे हैं, आपको जो है कि साइंस महेश बर्नवाल का चलवा रहे हैं, सिर्फ हम बायोलॉजी आपको अभी 2 से 4 दिन करवाए हैं, तो समझ लीजिए कि आपको वो लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो जब पूरा करवा देंगे फिर फिजिक्स में भिड़ेंगे, फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री में भिड़ेंगे, और जब यह समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको जो है कि दृष्टि का जो साइंस आया है उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो घटना चक्र जो कि आपका रेलवे का पूछा हुआ 27,000 क्वेश्चन है अभी तक का, वो करवाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग पॉजिटिव वे में होकर, आप पॉजिटिव में लेकर चलिए। आपको जॉब लेना है, आपको पढ़ना है, आपको जो है कि समाज का नाम रोशन करना है, तो किसी भी व्यक्ति के निगेटिविटी में आपको नहीं आना है। आप पॉजिटिव में रह के तैयारी कीजिए और देखिएगा आपको इतना ज्यादा लाभदायक होने वाला है आपको कि वही विद्यार्थी जो आपको नेगेटिव कर रहा था वही आपसे पूछने के लिए आएगा कि कैसे तैयारी किया, जो रिजल्ट हो गया वही पूछने के लिए आएगा। इसीलिए आप लोग पॉजिटिव होकर रहिए, आपको नेगेटिव में नहीं होना है। आप लोग को बता दें कि आज दरोगा का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारा क्वेश्चन टच किया है। उसके बाद आज जो मेरा जो वॉच टाइम गया है वो लगभग 500 घंटा बढ़ा है। 500 घंटा आप समझ सकते हैं, 500 घंटा ये मामूली नहीं होता है, बहुत ज्यादा रहता है अपने आप में। टोटल 500 घंटा आज वॉच टाइम बढ़ा है, जो कि हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होता है कि आप लोग हमारे चैनल को जो है कि इतना फॉलो कर रहे हैं। और जो है कि आप पे हम यह वादा करते हैं कि आप जिस भी चीज का तैयारी करते हैं आपके तैयारी पर हम खड़े उतरेंगे और आपको जो है कि रिजल्ट दिवा के रहेंगे। सिर्फ आप लोग जो है कि पॉजिटिव होकर आप मेरे साथ दीजिए और हम भी आपका साथ देंगे कदम से कदम मिलाकर, और जो है कि एग्जाम को क्रैक कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए, आज सुपर संडे है, आज हम लोग मिसलेनियस टाइप का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो आज सप्ताह के अंदर में सबसे मेन क्वेश्चन हुआ था उसमें जो कि हमें देखने का प्रयास करेंगे, आप लोग इस पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? और 15वें नंबर के जो हैं इनका संबंध उड़ीसा के बैदापोसी गांव से है। उड़ीसा के बैदापोसी गांव या ऊपर खेड़ा गांव से है। और याद रखिएगा ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। और भारत के अंदर में सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ही काम कर रही है, जिनका जन्म 1958 को 20 जून के दिन हुआ था उड़ीसा के अंदर में। और यह राष्ट्रपति बनने से पहले उड़ीसा के झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान में वो कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है वो 14वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति जो है कि बनने से पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उसका पर्सनल घर जो है वो राजस्थान है। पर्सनल घर उनका राजस्थान है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो भजनलाल शर्मा बने हैं, भजनलाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मध्य प्रदेश के तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। वहीं जो मिजोरम के जो बने हैं, मिजोरम के बने लाल दुहमा, मिजोरम के कौन बने हैं? लाल दुहमा। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और साई बने हैं यहाँ के विष्णु साई बने हैं आपके छत्तीसगढ़ के, विष्णु साई छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, साईं या साहे दोनों ही नाम देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वह है आपके डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ हैं जो 50वें नंबर के हैं। और आप लोग को बता दें कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में आपके आजादी के बाद जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो याद रखिएगा आप लोग का वो है सरोज होमी कपाड़िया। सरोज होमी कपाड़िया यानी इनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए आगे चलकर, जैसे भी नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था 17 सितंबर के दिन, और वह भारत के अंदर में आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति बने जो प्रधानमंत्री बन गए, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वां, और वही उपराष्ट्रपति एक कम है। और राष्ट्रपति का पद जो लिया है ब्रिटेन से, और उपराष्ट्रपति का जो पद लिया है एक जो अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी, और आर वेंकट रमनी 16वें नंबर के हैं। याद रखिएगा आर वेंकट रमनी 16वें नंबर के हैं। अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी का, तो भारत के अंदर में जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सरकारी वकील के रूप में काम करता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अगर आपके बीच और मेरे बीच झगड़ा होता है तो आप भी एक वकील का चुनाव करते हैं, हम भी एक वकील का चुनाव करते हैं और जाके कोर्ट में केस लड़ते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार से कोई मामला किसी व्यक्ति से हो जाए तो भारत सरकार के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने से लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। वो जो है कि एक अपने यहाँ जो है कि उतना बड़ा व्यक्ति है इसे थोड़ी जगह लड़ने के लिए, वो जो है कि अपने पास एक नया पद बनाया है जिसका नाम है आपका अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। और महान्यायवादी भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, केस लड़ने वाला। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में एकमात्र व्यक्ति महान्यायवादी ही है जो भारत के अंदर के किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है या किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, बात विचार कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। याद रखिएगा ऐसा अधिकार उसे अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी जाके बैठ सकता है, कहीं भी रोक छेक उसको नहीं है। और वह भारत का सरकारी वकील होता है। और याद रखिए आप लोग को बता दें कि भारत के प्रथम जो महान्यायवादी बने थे, वो बने थे एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बनते हैं। और इस तरह चलते चलते वर्तमान में 16वें नंबर के आर वेंकट रमनी, समझ में आ गया? उसी नहीं 16वें नंबर के। और 14 नंबर के जो है वो नियंत्रक मालिका परीक्षक है। 14 नंबर के जो है वो सीएजी है, क्या है? ठीक है, सीएजी है। और वही 14 दोनों 28 होता है। 28 में सीजीए है, 28 में सीजीए है। और सीजीए जो वर्तमान में है वो एसएस दुबे है। एसएस दुबे सीजीए वो 28 नंबर के हैं, और सीएजी उसका आधार 14 नंबर का है। और 16वें नंबर का हो गया आपका महान्यायवादी। ये चीज हो गया। और आप लोग को बता दें कि एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में पहली बार 1955 ईस्वी में आजाद भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। आजाद भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में। वहीं गुलाम भारत में या ब्रिटिश काल में जब भारत के अंदर पहली बार आपका स्थापना किया गया था विधि आयोग का, तो किया गया था 1834 में, 1834 में, जो कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में। और आगे चलकर 1835 में भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को जो माध्यम बनाया हुआ मैकाले की अध्यक्षता में बनाया, और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 53 के सेकंड के तहत। और भारत के अंदर कार्यपालिका शक्ति भी किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हरि चौधरी। तो वायुसेना अध्यक्ष आर हरि चौधरी, और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। तो आप लोग तीनों हम बता देते हैं, क्लियर से समझने का प्रयास कीजिएगा। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, और नौसेना अध्यक्ष जो है वो आपका आर हरि है। नौसेना अध्यक्ष आर हरि। और वायुसेना अध्यक्ष जो है वो आपका कौन है? वी आर चौधरी। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को क्रम अगर पूछे तो क्रम भी आप लोग को थोड़ा सा हम कुछ दिमाग देके या फिर कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करवा देते हैं।
अच्छा आप लोग बताइएगा, तीनों सेना जो है, तीनों सेना में सबसे अधिक जो सेना भर्ती होता है आर्मी में, किसमें होता है? देखते होंगे आप लोग कि थल सेना आर्मी का वैकेंसी ज्यादा निकलता है, जो है कि आपका इसी में सबसे अधिक है, यानी कि सुनिए, तीनों का जो क्रम होता है, तीनों का जो क्रम होता है, एक किसी का 27 है, एक किसी का 25 है, किसी का 29 है। तो समझिए तीनों तो आपको याद रहेगा, लेकिन तीनों उल्टा पुल्टा सेट करा दीजिएगा आप। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप लोग को बता दें, सबसे अधिक जो 29वां नंबर का है वो आपका आर्मी का है। किसका है? आर्मी का। किसका है? थल सेना का। यानी कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख जो मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के। कितने नंबर के? 29वें नंबर के। और आप लोग को बता दें कि उसके बाद जो भर्ती होता है एयरफोर्स में, किसमें भर्ती होता है? एयरफोर्स में। यानी 27 हो गया एयरफोर्स, 27 हो गया एयरफोर्स। और सबसे कम नेवी में होता है। देखिए नेवी का बारी बहुत आता है नहीं आता है पता नहीं चलता है आदमी को। यानी कि नेवी में सबसे कम 25, नेवी में सबसे कम 25। और आप लोग को बता दें कि प्रतिवर्ष जो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखिएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को नौसेना, 4 दिसंबर को नौसेना। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और राजीव कुमार जो है वो आपके 25वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? और आरबीआई के गवर्नर भी कितने नंबर के? 25वें। यानी आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर पूछे या आपका वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे, दोनों 25वां नंबर का है, दोनों 25वां नंबर का है। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और जिस समय हुआ था वह सिर्फ एक सदस्य आयोग था। आगे चलकर 1993 ईस्वी में यह 3 सदस्य आयोग बना 1993 से। कब से बना? इसीलिए वर्तमान में जो चुनाव आयोग था वह 3 सदस्य आयोग है। कब से? 1993 से। कब से? 1993 से। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वर्तमान में जो है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। बहुत ही माइंड रियल आदमी है सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। आप लोग को हम बताए थे पिछला सेशन में कि गृह सचिव यानी घर सचिव, घर गृह मतलब घर होता है। और याद रखिएगा कि घर पर जो है कि आदमी भाला लेके रक्षा करता है। किसे रक्षा करता है? भाला लेके। यानी अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में एक घर से संबंधित बैंक है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 1988 में हुआ है। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना 1988 में। उसी प्रकार से एक बैंक है भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसका स्थापना 1982 में। उसी प्रकार से एक बैंक है सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में बड़े बड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1964 में आईडीबीआई बैंक का स्थापना किया। लेकिन ये बड़े बड़े बैंक को, बड़े बड़े व्यक्ति को लोन देता था जो है कि जिसके पास अधिक संपत्ति था। लेकिन आगे चलकर छोटे व्यक्ति को, गरीब तबके के लोगों को जो है कि रोजगार आपका लोन देने के लिए 1990 ईस्वी में आईडीबीआई बैंक को ही तोड़कर सिडबी बैंक का स्थापना किया गया। याद रखिएगा सिडबी यानी SI जुट गया आईडीबीआई यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1990 में। भाई किस बैंक को तोड़कर? आईडीबीआई को तोड़कर। अर्थात आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी को तोड़कर स्मॉल एगो बना दिया नया बैंक 1990 में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आईडीबीआई और सिडबी दो, आईडीबीआई का जो मुख्यालय वो आपका इंदौर में है। आईडीबीआई का मुख्यालय इंदौर में है, वहीं आपका सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह आपका, नाबार्ड का जो मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम लोग कहते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं CVC के, वो आपके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप लोग को बता दें CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है भ्रष्टाचार को कम करना। और इसी के एक व्यक्ति था जिसका नाम था के संथानम समिति के सिफारिश पर ही
भारत सरकार के द्वारा 1964 में आपका स्थापना किया गया केंद्र सतर्कता आयोग का, केंद्र सतर्कता आयोग का। और वर्तमान में केंद्र सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप लोग को बताना है कि वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। तो और सीबीआई का स्थापना हुआ था 1963 में, सीबीआई का स्थापना 1963 में। और आप लोग को पता है कि सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका स्थापना 1963 में। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में सबसे पहले स्थापना हुआ था आईबी का 1887 में। उसके बाद हो गया आपका सीआईडी का, सीआईडी का स्थापना हुआ 1920 में। उसके बाद फिर आगे चलकर सीबीआई 1963 में, रॉ 1968 में, उसके बाद एनआईए 2008 में, एनआईए 2008 में। और उससे पहले जो हुआ था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी 1986 में। ये सब याद रखिएगा। हाँ, इन्फोर्समेंट ईडी कब? 1956 में, ईडी 1956, हाँ ईडी 1956। अगला क्वेश्चन आप ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में रॉ के निदेशक कौन है? रवि सिन्हा, रॉ से रवि सिन्हा, रॉ से रवि सिन्हा। सीबीआई प्रवीण सूद, सीबीआई प्रवीण सूद, सीबीआई प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से एनआईए कहते हैं, उसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। यानी एनआईए जो जांच करती है वो दिन ब दिन जांच करती है, एनआईए दिन ब दिन जांच करती है। यानी एनआईए हो गया जिसका स्थापना 2008 में बताया, 2008 में मुंबई हमला के बाद। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी होता है उसका अध्यक्ष है सत्य प्रधान। कौन है? सत्य प्रधान। आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले आमिर खान का बेटा जो है कि फंस चुका था, जो है कि ड्रग्स मामले में, सॉरी शाहरुख खान का बेटा फंस चुका था जो है कि ड्रग्स मामले में। तो उसकी जांच एनसीबी करती है। कौन करती है? यानी एनसीबी जो जांच करती है सत्यता की जांच करती है, हकीकत में यह बात सत्य था कि नहीं था उसकी जांच करती है। इसीलिए एनसीबी के अध्यक्ष सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण। और एनसीबी का जो स्थापना हुआ है 1986 में। कब हुआ है? 1986 में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसका स्थापना हुआ है 1963 में। देखिएगा आईटीबीपी 62, एसएसबी 63, अब 65 में बीएसएफ, 65 में बीएसएफ। और 1969 में हुआ है सीआईएसएफ, 1969 में सीआईएसएफ। उसी प्रकार से 1977 में हुआ है कोस्ट गार्ड, 1977 में कोस्ट गार्ड। और कोस्ट गार्ड दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 1 फरवरी को। कितना फरवरी? 1 फरवरी। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। और यह क्वेश्चन आज के बिहार दरोगा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केबेरी। आप लोग को बता दें नीति आयोग यानी एनआईटीआई, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और याद रखिएगा नीति का जो स्थापना हुआ है वह योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीन से यह घोषणा किया था कि योजना आयोग को समाप्त करके अब इसके जगह हम लोग नीति आयोग को लाएंगे। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। और नीति का काम है भारत के लिए नीति बनाना, भारत के लिए नीति बनाना, अर्थात भारत के लिए क्या काम अच्छा रहेगा नहीं होगा वो सोचने का काम करना, अर्थात थिंकिंग करने का काम करना। इसीलिए नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और नीति आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि भारत के अंदर में नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो सुमन केबेरी है। और नीति आयोग के जो सीईओ है वह आपके कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम हो गया सीईओ। और उपाध्यक्ष हो गया सुमन केबेरी, अध्यक्ष हो गया मोदी जी। वहीं अगर जब स्थापना हो रहा था 2015 में तो उस समय भी याद रखेगा पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले सीईओ कौन थे। तो आप लोग को बता दें कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो मोदी जी ही रहेंगे। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो आपका अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। और नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे वो आपके सिंधुश्री खुल्लर। वहीं अगर हम योजना आयोग का बात करते हैं तो योजना आयोग जो स्थापना हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950
और जिस समय स्थापना हो रहा था उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो इसीलिए नीति आयोग सॉरी योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनेंगे वो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। कौन बनेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के सॉरी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, यानी पहला वाला जो था आपका जो था आपका योजना आयोग वो था आपका गुलजारीलाल नंदा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 315 में है। 315 में राज्य लोक सेवा आयोग भी है और केंद्र लोक सेवा आयोग भी है। तो याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा और केंद्र लोक सेवा दोनों आपका जो है कि 315 में है, और 315 के अंदर यूपीएससी होता है। और यूपीएससी का गठन जो किया गया है 1919 अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर या ली कमीशन के सिफारिश पर। समझ में आ गया? और यूपीएससी में कुल सदस्य की संख्या 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप लोग को बता दें कि यूपीएससी का स्थापना 1926 में, और यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है मनोज सोनी। मनोज सोनी कौन है? मनोज सोनी। याद रखिएगा 1926 में स्थापना हुआ है। और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919 अधिनियम के तहत 1926 में। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत 1926 में। कब हुआ है? 26 में। और विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है, जिन्होंने 1892 में आपका जो है कि आपका महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो अभी वर्तमान समय में जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष। कितना है? याद रखिएगा 21 से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया है राजीव गांधी के समय में 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने का अधिकार 21 से 18 घटा कर दिया गया। और याद रखिएगा एक समिति इसके लिए आता है, ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर एज घटाया गया है। और चुनाव आयोग से संबंधित एक समिति बहुत फेमस है, इसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो आपका चुनाव में सुधार हेतु लाया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। इसी प्रकार से पहला विधि आयोग बताए थे 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में आया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 को स्थापना हुआ था। और आप लोग को बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। और आप लोग को बता दें कि वर्तमान समय में जो रेखा शर्मा है या फिर महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। याद रखिएगा महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आप लोग का मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी आयोग का स्थापना 1993 में। ओबीसी आयोग का स्थापना 1993 में। और याद रखिएगा काका कालेलकर समिति की सिफारिश पर ओबीसी का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1993 में। और एक अनुच्छेद उसके लिए याद कीजिएगा, तीनों के लिए एक अनुच्छेद आता है। जैसे अनुच्छेद 338 जो अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 338 का क है। और ओबीसी आयोग के लिए 338 का ख। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग का स्थापना कब हुआ? 1975। आप लोग को पता होगा एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है इंडिया के अंदर में, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में एस किशोर है। एस से एस किशोर, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका स्थापना 1975 में। अगला क्वेश्चन 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ए.के. माथुर, यानी 7 पे कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है? ए.के. माथुर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में लोकपाल कौन है? भारत के वर्तमान में लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। अब बात करते हैं लोकपाल का। तो लोकपाल का सबसे पहला काम है भ्रष्टाचार को कम करना। और आप लोग को बता दें कि विश्व का पहला देश स्वीडन बना था जिन्होंने लोकपाल को लागू किया था। अर्थात स्कैंडिनेवियाई देश के द्वारा पहली बार लोकपाल को लाया गया था। और लोकपाल जो भारत में पहली बार जो संसद में पेश किया गया था 1968 में।
1968 में जो पेश किया गया था, पेश करने वाले जो व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। याद रखिएगा, के.एम. मुंशी के द्वारा पहली बार लोकपाल को भारत में लाया गया 1968 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। आगे चलकर याद कीजिएगा 2013 में जब इसे पास किया गया संसद में, यह पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया, लेकिन उसमें लागू नहीं हो पाया अंतिम रूप से, और लागू 2019 से हुआ है। कब से लागू हुआ है? 2019 से लागू हुआ है। और भारत के जो पहले लोकपाल बने थे, पिनाकी चंद्र घोष बने थे। पिनाकी चंद्र घोष बने थे, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीसी घोष। क्या कहते हैं? पीसी घोष। याद रखिएगा, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने थे, और अभी वर्तमान में है आपके प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार। और लोकपाल बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, या उसके लिए जो आपका होता है योग्यता, वो कम से कम एज 45 वर्ष। कितना वर्ष? 45। लोकपाल बनने के लिए 45 वर्ष और अधिकतम रिटायरमेंट 70 वर्ष। कितना वर्ष? यानी 45 वर्ष बनने के लिए, 70 वर्ष रिटायर होने के लिए, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? इनमें से जो सबसे पहले होगा उस पर लागू होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। इससे पहले 15वें थे एनकेसी। कौन थे? अब बात करते हैं वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग का स्थापना जो पहली बार 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और इसे स्थापना जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष, अब प्रत्येक 5 सदस्य को मिलाकर भारत के अंदर में राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के कार्यक्रम को चलाने के लिए, भारत को डेवलप करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि 5 सदस्य को हम पकड़ ले। अब 5 सदस्य को पकड़ के प्रत्येक 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का स्थापना कर ले। और इसे अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग का गठन 280। लेकिन एक क्वेश्चन आता है वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक 117, धन विधेयक 110, याद रखिएगा, वित्त विधेयक 117, धन विधेयक 110। तो वित्त विधेयक 117, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं आपके जो है कि अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में। और भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। आप लोग दिवस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपको 1 से 2 दिवस पक्का पूछेगा। चाहे अब यूपी पुलिस का सेट उठा के देख लीजिए, जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, जो कैंसिल हुआ है, आप देख लीजिए 3-3 गो एक शिफ्ट में दिवस पूछा है। एकता दिवस सब पूछा है, एकदम पूरा भर के पूछा है। आप लोग को जो है कि याद करना एकदम जरूरी है, समझ लीजिए। आज बिहार दरोगा का मेंस हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिए जो है कि आपको पूछा है आर्द्र भूमि दिवस। बताइए हम कौन वीडियो में आर्द्र भूमि दिवस नहीं बोले? आप जो देखिए, अगर मेरे पास 40 वीडियो होगा तो 40 वीडियो में 10 वीडियो में पक्का हम आर्द्र भूमि दिवस आपको बताए हैं। कोस्ट गार्ड दिवस बताए हैं, आर्द्र भूमि दिवस आपको रामसर साइट के बारे में जहां बताए होंगे वहां पर पक्का एक स्पेशल वीडियो हम रामसर साइट का बना के डाले हुए हैं, आप जाके देख लीजिए, उसमें अच्छा से बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानवाधिकार आयोग या अरुण कुमार मिश्रा 10 दिसंबर को मनाते हैं। स्थापना 1993 में। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक का स्थापना भी 1993 में। अल्पसंख्यक का स्थापना भी 93 में, मानवाधिकार का आयोग भी 93 में, आपका ओबीसी आयोग भी 93 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी यानी द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट पे कार्य करती है। इसका स्थापना 1988 में हुआ है। कब हुआ? 1988 में। याद रखिएगा, सेबी का स्थापना जो हुआ है 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना होता है। लेकिन इसके लिए अधिनियम 1992 आता है, 1992 अधिनियम। और सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और पहली महिला बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? और सेबी का मुख्यालय मुंबई। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है।
ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका टेलीकॉम पर कंट्रोल करती है, संचार पर जो काम करती है वो आपका ट्राई करती है। ट्राई का स्थापना 1997 में, 1997 में, और ट्राई का मुख्यालय दिल्ली, ट्राई का मुख्यालय दिल्ली। इसी तरह से एक और संस्था है इरडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय हैदराबाद में। कहां है? यानी ट्राई दिल्ली और इरडा हैदराबाद, इरडा हैदराबाद। और इरडा का स्थापना जो हुआ है 1999 में, 1999। जानते हैं एक बात, अक्सर लड़का कंफ्यूजन होता है इरडा और ट्राई में का स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिएगा आई जो होता है, जो शुरुआत होता है आई यानी इरडा हो गया, आई का कोड कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। यानी इरडा जो शुरू होता है आई से, उसका कोड होता है 9, इसीलिए वो इसमें आएगा 1999। कितना आएगा? 1999। जब इरडा 99 ले लिया तो ट्राई 97, ट्राई 97। और दोनों किस किस सेक्टर से बटा हुआ है समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इरडा का संबंध किससे है, तो बीमा क्षेत्र से। किससे है? उसी प्रकार से पूछेगा ट्राई का संबंध किससे? संचार से। किससे? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में BSNL के निदेशक कौन है? पीके पुरवार। कौन है? पीके पुरवार। और BSNL का स्थापना 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में। कब हुआ है? 2000 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार, जिसे हम लोग कहते हैं UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका स्थापना 1956 में हुआ है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और UGC का काम है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय को दान देना। क्या करना? दान देना, या उसे पैसा देना जो जिससे कि विश्वविद्यालय डेवलप हो सके। और UGC का स्थापना 1956 में हुआ है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आपके जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। इसी प्रकार से एक संस्था है इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो इग्नू होता है, इसका स्थापना 1985 में हुआ है। कब हुआ है? और इंदिरा आवास योजना का शुरुआत भी 1985 से। कब से हुआ है? 85 से। याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना और उसके बाद फिर आपका इग्नू, इन दोनों का जो स्थापना हुआ है आपका 1985 में, और इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है। इग्नू का मुख्यालय भी कहां है? और याद रखिएगा इग्नू के वर्तमान में अध्यक्ष नागेश्वर राव, नागेश्वर राव। इग्नू के अध्यक्ष नागेश्वर राव, और UGC के जगदीश कुमार, UGC के जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्तमान में NCERT का अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका स्थापना 1961। अगर इसमें अगर हम एक वर्ष बढ़ जाते हैं 1962 मिलेगा, 62 में CBSE का स्थापना, 62 में CBSE का स्थापना। और CBSE के जो वर्तमान में अध्यक्ष है निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि। अगर आपसे पूछे SCERT का स्थापना, SCERT का स्थापना जो कि स्टेट काउंसिल करके होता है, याद रखिएगा 1988 में, 1988 में। यह क्वेश्चन पिछला बार जब बिहार B.Ed का एग्जाम हो रहा था, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था कि भाई SCERT का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1988 में, 1988 में। और 1988 में NHAI का भी स्थापना हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष है संतोष। जिसके अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है, संतोष कुमार यादव है। वर्तमान में NHAI का अध्यक्ष, नेशनल हाईवे वाला जो कि सड़क वगैरह बनवाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो है कि भारत के अंदर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। कौन है? परेश रावल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, परेश रावल। और याद रखिएगा जो इसका स्थापना जो हुआ है 1959 में। कब हुआ है? 1959 में। और राउल केला जो स्टील प्लांट है, इसका स्थापना में 1959 में हुआ है। राउल केला का भी स्थापना 1959 में। राउल केला यानी केला, केला को हाथ में लेके हम लोग को नाच करना है, या डांस करना है, या नृत्य करना है, अर्थात ड्रामा करना, यानी ड्रामा वाला का स्थापना और राउल केला यानी केला वाला का स्थापना दोनों 1959, दोनों 1959। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष है शांता कुमार। कौन है? शांता कुमार। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी जहां पर व्यक्ति को प्रेस का अधिकार है या प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, वहां पर आदमी को चुप रहने का भी अधिकार है। जैसे आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट कहता है कि प्रेस की अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर आपको बोलने का अधिकार है, तो वहां पर आपको चुप रहने का भी अधिकार है। यह भी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ये कहता है कि जहां पर आप बोल सकते हैं, वहां पर अगर कोई सा कंडीशन होता है या वहां पर कोई सा स्थिति होता है समय के अनुसार, आप चुप भी वहां पर रह सकते हैं। चुप भी, यानी चुप रहने का अधिकार और बोलने का अधिकार दोनों हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 19 के अगला क्वेश्चन
इसीलिए आपको हम ट्रिक दिए कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का देखिए शांत, यानी प्रेस में शांत भी रह सकते हैं, प्रेस में शांत भी रह सकते हैं, याद रखने प्रयास कीजिएगा। और पीटीआई का जो स्थापना हुआ है 1947 में, पीटीआई का स्थापना 1947 में, याद रखिएगा। और आईआईटी रुड़की जो है, आईआईटी रुड़की जो है उसका स्थापना 1847 में हुआ, इसका स्थापना 1847 में। सबसे पुराना खंडपीठ आईआईटी का है वो, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ, इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ। इसरो का स्थापना 1969 में। और जहां पर अभी चंद्रयान 3 जो उतरा है उसका नाम दिया है कौन सा पॉइंट? शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट। और जो गया था 14 जुलाई को, कब गया था? 14 जुलाई को। और वो गया था आपका LMV 3rd M4, LVM 3rd M4, LVM 3rd M4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? भसीन। इसके अध्यक्ष कौन है? भसीन, यानी विवेक भसीन, विवेक भसीन। बार्क के अध्यक्ष विवेक भसीन। यानी बाढ़ आता है आदमी भस जाता है, बाढ़ आता है आदमी भस जाता है, यानी बार्क का बोलेंगे भसीन, बार्क बोलेंगे तो भसीन, बार्क बोलेंगे तो, यानी परेश बोलेंगे तो शांत, परेश बोलेंगे तो हाँ, याद रखिएगा। और बता दे आपको कि बार्क का स्थापना 1954 में, बार्क का स्थापना 1954। भारत रत्न का शुरुआत भी 54 में। आपका संगीत नाटक अकादमी, सॉरी ललित कला अकादमी भी 54 में, साहित्य अकादमी भी 54 में, नहीं ललित कला 54, ललित कला 54, संगीत नाटक अकादमी 53, संगीत नाटक सिर्फ संगीत पूछेगा 53, संगीत पूछेगा तो 53, भारत रत्न पूछे या ललित कला अकादमी पूछे या साहित्य अकादमी पूछे, सब मारेंगे 54, सब मारेंगे 54, सिर्फ संगीत 53, संगीत 53। और वही अगर पूछे मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड 51, मिस वर्ल्ड 51, मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52, मिस यूनिवर्स 52, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, समीर वी कामत। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में 1 जनवरी के दिन हुआ था। और डीआरडीओ जो अपना प्रक्षेपण करता है उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर के व्हीलर द्वीप, जिसका नाम आपका कर दिया बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में आईसीसी का निदेशक कौन है? ग्रेग बार्कले, आईसीसी निदेशक ग्रेग बार्कले। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई है, स्थापना 1909, स्थापना 1909। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का स्थापना 1928। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज है। लवलीना बोरगोहेन क्या है? मुक्केबाज है, जिसका संबंध असम से, जिसका संबंध कहां से है? असम से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? अजित अगरकर, कौन है? अजित अगरकर। बीसीसीआई का चयन समिति का अध्यक्ष अजित अगरकर। बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गया आपका रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के जो आपके मुख्य कोच हैं वो राहुल द्रविड़ है। वो कौन है? राहुल द्रविड़। भारत क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है, जिसे दवाल के नाम से जानते हैं, दवाल के नाम से जानते हैं राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? वो अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार, अमोल मजूमदार। याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। और आप लोग को बता दे कि ये जो आपका ओलंपिक खेल होने वाला है 2028 का, जो ओलंपिक खेल आपका लॉस एंजल्स में होने वाला है, वहीं पर पहली बार क्रिकेट को शामिल करेगा। किसको शामिल करेगा? क्रिकेट को। आप लोग को बता दे 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरो में, 2021 में जो हुआ था टोक्यो में, 2024 का जो होने वाला है पेरिस में, कहाँ होने वाला है? पेरिस में। 2028 का लॉस एंजल्स, 2028 का, और 2032 का ब्रिस्बेन, 2032 का ब्रिस्बेन, यानी बॉस है 32, बॉस है ब्रिस्बेन, बॉस है 32, बॉस है ब्रिस्बेन। अगला क्वेश्चन, हाँ 36 का भारत में हो सकता है, लेकिन अभी संभावना बन रहा है। लेकिन 2028 का जो लॉस एंजल्स में होगा उसमें क्रिकेट को पहली बार शामिल करने का घोषणा किया गया है। और लॉस एंजल्स एक ऐसा शहर हाल ही में चर्चाओं में है जहां पर आपको विश्व का दूसरा भारत के बाहर जो है कि सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर सबसे बड़ा जो योग विश्वविद्यालय बना है वह कहां बना है? लॉस एंजल्स। कहां बना है? लॉस एंजल्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा, इरडा के अध्यक्ष। आप लोग को अभी बताए थे ट्राई बीडी बघेला, ट्राई पीडी बघेला, लेकिन इरडा पूछेगा देवाशीष पांडा, इरडा पूछेगा पांडा, यानी इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा। और आई जो है, आई लेके 9 लेके आएगा, किसको लेके आएगा? 9। और 1999 और हैदराबाद जो लिखते हैं वो आपका इरडा का मुख्यालय है, इरडा का मुख्यालय। ट्राई दिल्ली। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा करंट पे, सॉरी ये साइंस पे। मुख्य क्वेश्चन आप लोग के पास रखेंगे। आप लोग को बताना है कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क। किसने समझाया? लेमार्क। आप लोग को बता दे कि लेमार्क
को कहा जाता है जैव विकास का पिता। लेकिन आपसे पूछे बायोलॉजी का पिता किसे? अरस्तु। बायोलॉजी का पिता अरस्तु। अब वही पूछे जूलॉजी का पिता अरस्तु। जूलॉजी का पिता अरस्तु। तो याद रखिएगा, आपको पूछे पूरे बायोलॉजी का पिता या जूलॉजी का पिता मानना है अरस्तु। लेकिन वही तीसरा क्वेश्चन बनाएगा कि पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग या फिर आपका जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया किसने था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 ईस्वी में पहली बार जो प्रयोग किया गया था आपका जीव विज्ञान शब्द का। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज। लेकिन अगर आपसे पूछे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन, प्राकृतिक चयनवाद डार्विन। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, यानी फर्टिलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया है? वह दिया है आपका किसने दिया है? याद रखिएगा ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवाश्मकी का पिता किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची को जीवाश्मकी का पिता कहा जाता है। और आप लोग को बता दें लियोनार्डो दा विंची जो है कि 2 प्रकार का रचना भी किया है, जो कि आपका मोनालिसा है, मोनालिसा है और द लास्ट सफर है। द लास्ट सफर और मोनालिसा का जो लेखक है वो लियोनार्डो दा विंची है, वो लियोनार्डो दा विंची। अब यहाँ पर आया जीवाश्म का बात, तो आप लोग को बता दे कि जीवाश्म जो होता है वह एक प्रकार का जब परत दर परत जब नीचे जम जाता है तो उसके जमने से जो आपका पदार्थ बनता है, जैविक पदार्थ, उसे जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। जहां से हमें पेट्रोल, कार्बन वगैरह की प्राप्ति होती है। और आप लोग को बता दें कि जीवाश्म का जो अध्ययन कहलाता है वो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और मनुष्य का जो पहला परमाणु मिला है भारत में वह नर्मदा घाटी परियोजना से मिला है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से मिला है, याद रखिएगा। आपका पहली बार मनुष्य का पहला परमाणु। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। आप लोग को 2 पुस्तक हम बार बार रिकॉल करवाते हैं, एग्जाम में आता है। एक आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ को हम लोग ओपन करेंगे, लाइफ को क्या करेंगे? यानी जहां पर लाइफ लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, पुस्तक में, तो आपको उसको ओपन कर देना है। तो इसीलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन, और वही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन। हम जो अभी जल पिए, इस जल का अनुभार कितना होता है? 18। जल का अनुभार 18। भारी जल 20, भारी जल 20। और जल जो है H2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, 1 गुना 2 करेंगे 2, उधर 8 गुना 16, 16 2 18। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हिस्टोरिया प्लांटेरियम थियोफ्रेस्टर, आप लोग को हम बताए थे कुछ इसमें ट्रिक, कुछ बताए थे आप लोग को। हम बताए हैं कि अरस्तु जो है वह एनिमल के पे भी काम किया था और टोटल बायोलॉजी का भी जनक कहलाता है अरस्तु। तो याद रखिएगा हिस्टोरिया एनिमेलियम पूछेगा अरस्तु मारेंगे, क्या मारेंगे? अरस्तु। लेकिन हिस्टोरिया प्लांटेरियम पूछेगा, यानी प्लांट यानी पौधा के बारे में पूछेगा, क्योंकि वनस्पति का पिता थियोफ्रेस्टस कहलाता है। कौन कहलाता है? इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे हिस्टोरिया एनिमेलियम तो अरस्तु, और हिस्टोरिया प्लांटेरियम पूछेगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस से वनस्पति पिता का जनक भी कहते हैं, जो है कि आपका थियोफ्रेस्टस को। वहीं आपका हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स के बारे में, तो हिप्पोक्रेट्स जो होता है वह आपका जो होता है, हिप्पोक्रेट्स जो होता है वह आपका होता है किसका जनक कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा हिप्पोक्रेट्स जो होता है उसे जो है कि भारत के अंदर में या पूरे विश्व में जाना जाता है आपका चिकित्सा। क्या जाना जाता है? चिकित्सा। यानी चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहलाता है वह हिप्पोक्रेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्पोक्रेट्स, चिकित्सा शास्त्र का जनक। इसीलिए हिप्पोक्रेट्स का जो शपथ दिलाया जाता है वह डॉक्टर को दिलाया जाता है। किसे दिलाया जाता है? डॉक्टर को। और आप लोग को बताए थे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति जो होते हैं, उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जो कि आपका कौन नाम का हार्मोन, जो कि घाव भरने में सहायक होता है, जिसका नाम क्या है? क्रोमेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? क्रोमेटिन हार्मोन जो होता है वह आपका नहीं, जिब्रेलिन नहीं, हार्मोन जो है क्रोमेटिन नाम का, जो क्रोमेटिन सही है।
ट्रोमेटिन नाम का जो हार्मोन है वह हमारे ट्रोमेटिन नाम का जो हार्मोन है वह क्रोमेटिन बोल रहे थे, नहीं क्रोमेटिन वो डीएनए से संबंधित है, नहीं ट्रोमेटिन। हाँ, ट्रोमेटिन नाम का जो पादप हार्मोन होता है वह घाव भरने में सहायक होता है पेड़ पौधे में, इसीलिए पूछेगा डॉक्टर हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? ट्रोमेटिन, जो कि घाव भरने में सहायक होता है। लेकिन हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी, विटामिन सी या फिर लसिका, लसिका भी घाव भरने में सहायता करता है, याद रखिएगा लसिका। बहुत मस्त क्वेश्चन है लसिका। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवद्रव्य। जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य, जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य, याद रखिएगा जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य का खोज पुरकिंजे ने, जीवद्रव्य का खोज पुरकिंजे ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हमारे शरीर के अंदर किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गया है? याद रखें गोल्जी कॉर्ड या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को जो कि यातायात प्रबंधक के रूप में, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, जय कोशिका के किस भाग को ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। लेकिन पूछेगा कि पेड़ पौधे या फिर पादप का जो है कि खाना बनाने या रसोई घर के नाम से किसे जाता है? क्लोरोप्लास्ट। किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम नाम का एक परमाणु पाया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। और आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो खोज किया है, मेलविन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने, मेलविन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने। और प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। क्या है? क्वांटोसोम। वहीं अगर बात करते हैं डीएनए की इकाई, तो डीएनए की इकाई है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा पादप हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन में सहायता करता है? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन। और हार्मोन, किस हार्मोन के कारण बीज जो है कि वह सुसुप्त स्थिति में आकर जो है कि उसमें अंकुरित हो जाता है? जैसे आप लोग देखते होंगे चना हो गया, मूंग हो गया, अगर हम घर में रख देते हैं थोड़ा सा फुला के तो वो अंकुरित हो जाता है। तो याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन के कारण। किसके कारण? जिबरेलिन हार्मोन के कारण जो है कि वह सुसुप्त अवस्था में आके अंकुरित हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं फ्लोरेजेंस हार्मोन का, तो फ्लोरेजेंस हार्मोन जो पादप में पाया जाता है वह फलों और फूलों को खिलाने में, यानी फ से फल या फ से फूल, फ से फ्लोरेजेंस, फ से। और फलों को पकाने में एथिलीन, फलों को पकाने में एथिलीन। ये हो गया प्राकृतिक रूप से। लेकिन कृत्रिम रूप से अगर हम पकाए, जैसे हम लोग आम को, केला को पहले तोड़ के रख लेते हैं घर में, कि को पहले तोड़ के नहीं लेके भाग जाओ, उससे पहले घर में तोड़ के रख लेते हैं, तो उसको हम गैस देके पकाते हैं, तो गैस होता है एसिटिलीन। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस जो बनती है, यानी कि याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से बनता है CaC2 अर्थात एसिटिलीन। क्या बनता है? एसिटिलीन। वहीं एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया बनाने से मीथेन गैस बनती है, जिसे मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का पहली बार खोज किसने? जोहानसन। जीन का पहली बार खोज जोहानसन। और याद रखिएगा उत्तक जो होता है, इसे टिश्यू कहते हैं। उत्तक का पहली बार जो प्रयोग किया था बिचेट नाम के वैज्ञानिक ने। किसने किया था? बिचेट। उत्तक और उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। कोशिका का साइटोलॉजी, कोशिका का साइटोलॉजी। यकृत का हेपेटोलॉजी, यकृत का हेपेटो। अब खून का हेमेटो, खून का हेमेटो। और ये हड्डी का जोड़ का जो होता है ऑर्थो, खून के जो हड्डी के जोड़ का ऑर्थोलॉजी, खून के ये हड्डी के जोड़ का ऑर्थोलॉजी। अब खून हेमेटो, खून हेमेटो। यकृत हेपेटो, यकृत हेपेटो। मस्तिष्क फ्रेनो, मस्तिष्क फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क फ्रेनोलॉजी। मास मायोलॉजी, मास मायोलॉजी। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आर्ट्स मेन क्वेश्चन महेश बर्नवाल का। आप लोग ज्यादा नहीं, अब 10 मिनट का और समय बचा हुआ है।
आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत को पहली बार ब्रिटेन के संसद के द्वारा कंपनी को अधिनियमित किया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह ब्रिटेन के सरकार के द्वारा भारत को कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, क्योंकि पहली बार जब भारत आया था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम के काल में उसका स्थापना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो जो आई थी व्यापार करने के लिए, आगे चलकर 1757 में उन्होंने एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। और यह प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल में स्थित है। और प्लासी का युद्ध जो डेट शहीद हुआ था, प्लासी का जो युद्ध डेट शहीद हुआ था वह हुआ था आपका 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई बंगाल के अंदर में होती है भागीरथी नदी के तट पर। और आपको पता है कि इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और वही आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। और जैसे ही जीत होती है तो अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार जो पहले से करते हुए आ रही थी वह व्यापार के साथ साथ अब जो है कि वह आपका राजनीति या शासन प्रशासन में प्रवेश करना शुरू किया। तो याद रखिएगा 1757 में ही जैसे जीत हुआ तो ब्रिटेन के सरकार ने एक नया पद वहां पर बना दिया, इसका नाम है गवर्नर। क्या नाम है? गवर्नर। तो याद रखिएगा 1757 में जैसे युद्ध लड़ा तो एक नया पद निकला गवर्नर। और गवर्नर के पद पर उसी व्यक्ति को बैठाया जो कि अंग्रेज को जीत दिलवाया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट यानी बंगाल के बनने वाले पहले गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव बनने वाले पहले गवर्नर। लेकिन आगे चलकर 1773 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, इसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ के ही समय में पहली बार आपका भारत में आती है अधिनियम 1773 में कि भाई अब व्यापार तो करिए रहे थे, अब साथ में हमको जो है कि मिल गया है शासन प्रशासन के बागडोर भी। इसीलिए बोला कि अब यहाँ पर इसके कार्य अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें पहली बार बंगाल का जो गवर्नर हम लोग देख रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा पहले से 1772 में वारन हेस्टिंग बैठा था पद पे, 72 में ही आके बैठ गया था वारन हेस्टिंग। और आगे चलकर वो 83-84 तक बैठा रहेगा, 84-85 तक बैठा रहेगा। इसका मतलब बीचे में एक कहानी चेंज हो जाता है 73 में। इसका मतलब 73 में आपका जो वारन हेस्टिंग था वही दोनों चीज का मजा ले लिया। आया तो बैठ के बंगाल के गवर्नर पे, अब उसको क्या पता कि मेरा पदनाम चेंज हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो पद तो वही मतलब व्यक्ति तो वही रहा, लेकिन बैठा था पहले पोस्ट पे आके गवर्नर पे। आगे चलकर 73 साल के बाद उसका पोस्ट बदल गया, गवर्नर जनरल बन गया। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? वारन हेस्टिंग। कौन बने? यहां से दूसरा क्वेश्चन बना देगा कि आपका किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आ गया? इसी तरह जब आगे बढ़िएगा एक अधिनियम आता है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम जब आता है तो उस समय एक गवर्नर जो काम करते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो पर्सनल कार्यकाल था 1828 से लेके 1836 तक था। 1836 तक था, हाँ 1835 तक था, 35 तक। तो 1835 के ही बीच में एक अधिनियम लोग लाता है 1833। तो सेम वही कहानी इसके साथ भी होगा जो कि वारन हेस्टिंग के साथ हुआ था। तो 28वें में आके बैठा है, वो बैठा होगा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर 28 में। अब बीच में वो क्या जनता था 33 में मेरा पदनाम फिर बदल जाएगा यहाँ पर आके। तो याद रखिएगा 1833 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन के सरकार ने एक काम किया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल चल रहा था उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। समझ में आ गया? यानी ये भी दोनों चीज का मजा ले रहे हैं। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर भी कौन बन रहे हैं? विलियम बेंटिंग। अब प्लस में जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बन रहे हैं? विलियम बेंटिंग। तो भाई कौन अधिनियम के तहत? 33 के तहत, 1833। इसी तरह
तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो एक अधिनियम आता है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो उसके तहत जो कार्यकाल चल रहा था 58 के दरम्यान में, वह उसी तरह का कहानी चल रहा था जो पीछे दो को हम लोग देखे। तो याद रखिएगा उस समय कहानी चल रहा था लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक है, 56 से लेकर 62 तक है। उसी बीच में कहानी घटता है, 1858 का अधिनियम आता है। तो इसका मतलब ये भी दोनों चीज का मजा ले रहा है, ये भी दोनों चीज का, यानी ये जो पहले बैठा होगा 56 में, ये भारत का गवर्नर जनरल के पद पर बैठा होगा, और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जैसे बैठा, आगे 2 साल के बाद आके 58 में उसका पदनाम में बदल दिया गया, उसी तरह जो पिछले 2 बार देखे। तो याद रखिएगा बंगाल के जो आपके भारत के जो आपके चलते आ रहे थे गवर्नर जनरल, जो विलियम बेंटिंग के समय चेंज हुआ था, उसका पदनाम बदलकर हो जाएगा भारत का वायसराय, भारत का वायसराय 1858 के तहत। इसका मतलब ये भी दोनों चीज का मजा ले रहा है। तो पहले आया था भारत के गवर्नर जनरल, और वहीं यानी कि आप बता सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो बने वो लॉर्ड कैनिंग, एवं भारत के जो प्रथम वायसराय बने वो भी कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। कौन अधिनियम के तहत, 1858। समझ में आ गया। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा से तैयारी आप लोग का हो जाएगा। पहली बार 1773 आया, 73 के तहत लॉर्ड नॉर्थ के काल में आया, ये समझ गए। और इसी अधिनियम के तहत 1774 में आपके भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में किया गया, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे सर इलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, और चैम्बर्स लेमेस्टर हाइड, ये तीनों बने थे अन्य न्यायाधीश, ये तीनों बने थे। लेकिन अभी जो हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में, क्या वही सुप्रीम कोर्ट है? बोलिएगा नहीं। तो याद रखिएगा 1935 अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत 1937 में आपका संघ न्यायालय का स्थापना किया गया। संघ न्यायालय का स्थापना किया गया, जो कि भारत में आजादी होने के बाद 1950 में उसे मॉडिफाई किया गया, और वही सुप्रीम कोर्ट अभी तक चल रहा है। और जिस समय से मॉडिफाई किया गया था 1950 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 8 हुआ करती थी। कितना हुआ करते थे? और वही अभी बढ़कर जो है कि 34 हो गया है। कितना हो गया है? 34। 8 के बाद 4 3 7। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? 1919 अधिनियम जो आपका जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा यह जो जांच करने के लिए आया था, जब 1919 का अधिनियम जब पास हो रहा था ब्रिटेन के संसद के द्वारा, तो उसी समय बोला गया था कि यह जो अधिनियम हम भारत में भेज रहे हैं काम करवाने के लिए, यह अगले 10 वर्षों के बाद हम यहाँ से एक टीम भेजेंगे कि हकीकत में वो अच्छा से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, या सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसी दिशा में जांच करने के लिए बोला था अगले 10 वर्ष के बाद यानी 1929 में भेजेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारण से उन्होंने 1927 में ही 8 नवंबर के दिन, याद रखने का कोशिश कीजिएगा डेट, 8 नवंबर 1927 को लंदन के अंदर में साइमन कमीशन का गठन होता है। और साइमन कमीशन में जो सदस्य थे सारा का सारा अंग्रेज थे, इसीलिए उसमें कुल 7 सदस्य थे, सारा का सारा सिर्फ अंग्रेज थे। इसीलिए उसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और उसका गठन लंदन के अंदर में 8 नवंबर 1927 को होता है। और जब वह भारत भेजा तो भारत 1928 में आया। कब आया? 1928 में 3 फरवरी के दिन, 3 फरवरी 1928 को भारत के अंदर में वह पहुंचा। और पहुंचने पर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू किया, और जांच पड़ताल शुरू करने के दौरान में उनका विरोध भी किया गया। जैसे आप लोग को पता होगा कि लाला लाजपत राय का जो संबंधित है वह आपका साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन, क्योंकि पहले से जो चलते आ रहा था आपका अधिनियम, वो कोई भी ज्यादा बढ़िया चीज भारत के लिए नहीं कर रहा था, और ऊपर से आके जांच कर रहा था। इसीलिए उसका विरोध करते हुए लाठी से जब प्रहार लगा लाला लाजपत राय को, जो है कि वह अनहैप्पी हो गया। क्या हो गया? इसीलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से कम बहुत बन जाएगा। यानी कि आपका साइमन कमीशन का विरोध या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्या दिया? लाला लाजपत राय।
और जब उनको लाठी का प्रहार लगा तो वो अनहैप्पी हो गया। इसीलिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। इसीलिए इन्होंने सोचा था कि कहीं कोई प्रकार का घटना नहीं घटित हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपना एक बैंक खोल लिया था। कौन बैंक खोल लिया था? क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाबी थे, सिख धर्म से संबंध रखते थे, तो इसका मतलब लाला लाजपत राय ने आपका पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी का स्थापना भी 1894 में ही कर चुका था, पहली बार, याद रखिएगा पीएनबी। और पीएनबी एक ऐसा बैंक है जो कि भारतीय रुपये से निर्मित था। भारतीय रुपये से निर्मित प्रथम बैंक पूछेगा तो पीएनबी। पीएनबी याद रखिएगा 1894 में। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एकल नागरिकता किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता अमेरिका में कैसी नागरिकता? अमेरिका में। अब भारत में भी कैसी? एकल। भारत में एकल। और नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है। किसे है? संसद। आप लोग को पता होगा कि हम लोग नागरिकता संबंधी जो भाग पढ़ते हैं, भाग 2 कौन पढ़ते हैं? क्योंकि नागरिक जो चलता है 2 पैर पे, इसीलिए 2 नागरिकता। 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता जो पढ़ते हैं 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11। तो इसी क्रम में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत के अंदर में जो नागरिकता संबंधी कानून बनेंगे, भारत के अंदर में नागरिकता संबंधी जो भी कानून होंगे या जो भी नागरिकता संबंधी बदलाव देखने के लिए मिलेगा, संशोधन देखने के लिए, वो संसद करेगी। कौन करेगी? यानी नागरिकता संबंधी जो भी कानून का जो आपका भार है वो किस पर है? संसद पर। अनुच्छेद 11 के तहत जो भी कानून प्रक्रिया में संशोधन करेगा या बनाएगा 11 के तहत। वही अनुच्छेद 5 शुरुआत कर देते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के अंदर में जो प्रारंभ में जो नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या शर्तें थी, इसका उल्लेख 5 में है। इसका उल्लेख किसमें है? वही अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत के अंदर में नागरिकता प्राप्त जब हो रहा था आजादी के बाद, तो उस समय पाकिस्तान से जो व्यक्ति सीधा भारत में आ गए, एक स्टेप का बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को भारत में नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से सीधा भारत, अनुच्छेद 6। वहीं अगर अनुच्छेद 7 का बात करते हैं तो जो व्यक्ति पहले भारत में थे अब पुनः पाकिस्तान चल गए, पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए, यानी 2 स्टेप का जो मजा ले रहा है उसके लिए 7। यानी एक स्टेप के लिए 6, एक स्टेप के लिए 6 और 2 स्टेप के लिए 7, 2 स्टेप के लिए 7। समझ में आ गया? वहीं जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 में आपका एक डेट आता है, डेट याद रख लीजिएगा 1948। 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे पाकिस्तान से सीधा भारत, उसे नागरिकता अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6। और जानते हैं ये डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला अगर आप एनटीपीसी का देखिएगा मेंस का एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगता है कि क्वेश्चन बहुत डीपली है, लेकिन नहीं, आपको डीपली है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं एक डेट आता है आपका अनुच्छेद 7 में। जैसे अनुच्छेद 6 में एक डेट पढ़ लिए 1948 में आपका 19 जुलाई। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद हम प्रयोग करेंगे इस डेट का अनुच्छेद 7 में। किस डेट में करेंगे? 7 में। यानी जो व्यक्ति पहले भारत में थे, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः भारत आए, लेकिन ये कंडीशन लागू हो रहा था 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। अब आपको अगर डेट याद नहीं रहेगा तो इसमें हम लॉजिक देते हैं, भाई किसमें हम सेट करें, 6 में करें, 7 में करें, कौन डेट, तो आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 6 में 48 को काट देता है, 6 से 48 कट जाता है, तो 6 यानी अनुच्छेद 6 में 1948 का डेट लेंगे और वही 7 में उसका इकाई डिजिट 7 है, उसका इकाई डिजिट 7 है, यानी अनुच्छेद 7 ईस्वी उसके लिए 1947, यानी 7 वाला 7 को कवर करेगा और 6 ने 48 को काट ही देगा, तो आराम से याद हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए 2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं 5 प्रकार से। हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कितना प्रकार से? 5 प्रकार से। त्याग सकते हैं 3, तो से त्याग 3, तो से त्याग 3, अब पो से प्राप्त 5, पो से प्राप्त 5, पो से प्राप्त 5, और त्याग सकते हैं 3 प्रकार से, त्याग सकते हैं 3 प्रकार से। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया? यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत में 3 प्रकार की सूची है, 3 प्रकार की सूची। शुरू से भारत में कुल 12 प्रकार की अनुसूची है। 12 प्रकार के अनुसूची में से एक अनुसूची है अनुसूची 7। अनुसूची 7 3 प्रकार के सूची का वर्णन करती है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये तीनों सूची लिए हैं कहां से, सीधा अगर क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन पूछे सीधा कि हमारे संसद में वर्णित सूची कहां से लिया, 1935 से, कहां से लिया, लेकिन एक ब्रांच तोड़ के बोलेगा संवर्ती सूची तब ऑस्ट्रेलिया, संवर्ती सूची तब। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है आपातकाल के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में वर्णित जो आपका भाग 18 है आपातकाल की चर्चा करती है, अनुच्छेद 352 से 60 तक। लेकिन अगर पूछे आपातकाल हम लोग कहां से लिए हैं, 1935। आपातकाल कहां से लिया, 1935 अधिनियम से। लेकिन अगर इसका एक ब्रांच तोड़ के बोले वित्त आपातकाल बोले तो अमेरिका, वित्त आपातकाल अमेरिका, वित्त आपातकाल अमेरिका, यानी वित्त आपातकाल जो है अमेरिका से एक ब्रांच तोड़ के। अगर सिर्फ बोले आपातकाल तो 1935, उसी प्रकार से अगर सूची बोले तो 1935, एक ब्रांच तोड़ के बोले संवर्ती तो ऑस्ट्रेलिया, संवर्ती तो ऑस्ट्रेलिया। अब आपको आपातकाल के बारे में बताते हैं। आपातकाल हम लोग ले लिए 1935 से, संवर्ती ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर पूछे वित्त आपातकाल हो गया कौन से, अमेरिका, वित्त आपातकाल कौन से। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि जब भारत में आपातकाल लागू होती है, तो जब भारत आपातकाल लागू होती है तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार पर देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है कि आपका मौलिक अधिकार जो आपका ब्रेक हो सकता है वो आपातकाल के लागू होने के दौरान, आपातकाल में से भी राष्ट्रपतकाल में से। तो जब राष्ट्रपतकाल भारत में लागू होता है तो आपका जो है कि मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है ऐसा प्रावधान हम लोग जो लिए हैं जर्मनी के संविधान से। कौन से लिया, जर्मनी के बीमर से, जर्मनी के बीमर संविधान से। समझ में आ गया। आज का अगर दरोगा का क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं पहले और थोड़ा सा चीज। और ये जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ा, ये अनुच्छेद आपका जब 352 लागू होगा आपका राष्ट्रपतकाल, जैसे 352 भारत सरकार के राष्ट्रपति ने लागू करेगा कि भैया देख लीजिए राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, सॉरी वित्त आपातकाल लागू हो गया, तो अब मौलिक अधिकार पर ब्रेक हो जाएगा, मौलिक अधिकार पर ब्रेक होगा। हाँ राष्ट्रपतकाल जब उधर से आपातकाल लागू होगा या राष्ट्रपतकाल लागू होगा तो इधर आपका अनुच्छेद 358 जो है कि कार्य करना शुरू कर देगा। समझिएगा अच्छा से, जब अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपतकाल लागू हो जाएगा इंडिया में तो 358 अपने आप लागू होगा। जब 358 अपने आप लागू होगा तो मौलिक अधिकार में से दो अनुच्छेद को छोड़कर मौलिक अधिकार, समझिएगा, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कंडीशन में भारत में बंद नहीं हो सकता है। और यही क्वेश्चन आज बिहार दरोगा में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जब लागू, मौलिक अधिकार में से कौन सा ऐसा एक अनुच्छेद है, ये जो है कि ऑप्शन में दिया था 20 21, जो कि किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होता है, तो 20 और 21 समझिएगा। अनुच्छेद 352 जैसे लागू होगा 358 लागू हो जाएगा, और 358 जैसे लागू होगा अनुच्छेद 19 को ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा, अनुच्छेद 19 बंद हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखेगा 20 और 21 कभी भी बंद नहीं होगा। 1959 से बंद। हाँ, जब आपका अनुच्छेद 359 लागू होगा, जब भारत के राष्ट्रपति को लगे कि अनुच्छेद 19 का बराबर नहीं हो पा रहा है, अनुच्छेद 19 से सिर्फ काम नहीं चल रहा है और भी हमको मौलिक अधिकार बंद करना पड़ेगा, तो वह 359 का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, यानी स्पेशली 358 19 को कवर करेगा। वहीं आपका आके अगर और करना रहे जैसे आपका 15 करना रहे, 16 करना रहे, आपका 23 24 25 26 करना रहे मौलिक अधिकार को, परंतु वो 359 हथियार का प्रयोग करेगा। समझ में आ गया ये चीज। लेकिन किसी भी कंडीशन में 20 और 21 बंद नहीं होगा। और हम लोग मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, कहां से लिए, अमेरिका से। और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक भाग 3 में है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा। आप लोग से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान सभा के द्वारा किस ईस्वी को डेट सहित आप लोग को बताना है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया। ये चीज था। आप लोग जो है कि इसका जवाब दीजिएगा। और जो है कि किसी अभी भी बोल रहे हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सदस्य को या किसी भी छात्र को या किसी भी दोस्त को निगेटिविटी में एकदम नहीं आना है। हम आपके साथ हैं, आपको हम रिजल्ट दिलाएंगे। जीके जीएस संबंधित जो भी क्वेश्चन डाउट रहेगा आपको हम सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में हम लड़ाएंगे। सिर्फ आप लोग पॉजिटिव होकर पढ़िए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने के लिए हम काफी हैं। आप लोग सिर्फ दिन रात मेहनत करके एक कर दीजिए और जो है कि हम काफी हैं आपके लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।